नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, हम चर्चा कर रहे थे साइकोलॉजी के ऊपर, और साइकोलॉजी का जो आज पहला पर्सन है वो यह है कि स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है। किसका मापन करता है? चार विकल्प आपके सामने दे रखे हैं कि व्यक्तित्व का मापन करता है ये, या अभिरुचि का मापन करता है, या बुद्धि का करता है, या वस्तु स्थायित्व के अभाव का मापन करता है। तो किसका मापन करता है ये? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा विद्यार्थियों, वो क्या जाएगा? बुद्धि। बुद्धि का मापन करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले बुद्धि परीक्षण कब हुआ, तो आपको आंसर देना विद्यार्थियों 1905 में। कब हुआ था? 1905 में सबसे पहले बुद्धि परीक्षण हुआ था। और ये जो फ्रांस के निवासी थे अल्फ्रेड बिने, उन्होंने ये पहली बार बुद्धि परीक्षण बनाया था, और जिसको नाम क्या दिया गया था? बिने साइमन बुद्धि परीक्षण दिया गया था। और उसमें जो प्रश्नों की संख्या रखी गई थी वो कितनी रखी गई थी? 30 रखी गई थी। और इसमें जो 1905 में बना, इसमें पहली बार जो संशोधन हुआ था वो कब हुआ था? 1908 में संशोधन हुआ। और इसमें दूसरा संशोधन भी पूछा जाता है कि इस परीक्षण में दूसरी बार संशोधन कब किया गया? तो 1911 में इसमें संशोधन किया गया था। और पहले जो 1908 में जब स्टार्टिंग में ये बना था 1905 में, तो इसमें प्रश्नों की संख्या 30 थी। और अब 1911 में सेकेंड टाइम जब इसमें संशोधन किया गया, तो उस समय प्रश्नों की संख्या बढ़कर कितनी होगी? 59। कितनी होगी? 59 हो गई थी विद्यार्थी। और फिर उसके बाद में भी क्या इसमें संशोधन हुआ है? बिल्कुल संशोधन हुआ है। 1916 में संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 1916 में संशोधन हुआ था। और ये अमेरिका के जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है उसमें हुआ था। और उस समय अगर पूछा जाए कि 1916 में इस बिने परीक्षण मापन में इसमें जो संशोधन किया गया था, उस समय स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय ट्रमन थे। कौन थे? ट्रमन उस समय इसके अध्यक्ष थे। और आपसे पूछा जाए कि भारत में बुद्धि परीक्षण की शुरुआत कब हुई? तो भारत में बुद्धि परीक्षण की शुरुआत हुई थी 1922 में। कब हुई थी? 1922 में। और किसके द्वारा की गई थी? तो डॉक्टर C.H. राइस के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? डॉक्टर C.H. राइस के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। तो ये बुद्धि से रिलेटेड और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको भी जानना जरूरी होता है। अगला प्रश्न क्या देखिएगा विद्यार्थियों, कि भारत में भाषित विभिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षा के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन क्या रहेगा? चार विकल्प आपके सामने दे रखे हैं। और पहला दे रखा है शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंडित किया जाए। बी में दे रखा है विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही हो। सी में शिक्षक को भी सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। और डी में दे रखा है जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का उपयोग करते हैं अध्यापक को उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। तो बताओ, इसमें से जो चार कथन दे रखे हैं इसमें से राइट कथन कौन सा है? तो जो सी है वो इसका राइट कथन है, यानी शिक्षक को सभी भाषाओं का हमेशा सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो उपयुक्त में से जो राइट आंसर जा रहा है अपना, वो 3 नंबर जा रहा है विद्यार्थियों, है ना। अगला प्रश्न क्या है? तीसरे नंबर का प्रश्न देखिएगा, बहुत शानदार तरीके का प्रश्न है कि निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने संवेगात्मक बुद्धि पर काम किया? तो संवेगात्मक बुद्धि पर काम किसने किया? हावर्ड गार्डनर ने, डेनियल गोलमैन ने, या डॉक्टर जॉन मेयर व पीटर सेलोव ने, या उपर्युक्त सभी ने? तो बताओ विद्यार्थियों, राइट आंसर क्या जाएगा? उपर्युक्त सभी चल जाएगा, क्योंकि जो इससे संबंधित जो काम किया है इन तीनों ने किया विद्यार्थियों। अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए कि सबसे पहले संवेगात्मक बुद्धि शब्द किसने दिया, सबसे पहले आए संवेगात्मक बुद्धि शब्द किसने दिया, तो उसमें विद्यार्थियों आपको नाम याद रखना है, डॉक्टर जॉन मेयर व पीटर सेलेव का। किसका नाम याद रखना है? डॉक्टर जॉन मेयर व पीटर सेलेव का नाम याद रखना है। लेकिन आपसे पूछा जाए संवेगात्मक बुद्धि को चर्चा का विषय किसने बनाया था, तो चर्चा का जो विषय बनाया है उसमें नाम आएगा विद्यार्थियों डेनियल गोलमैन। कौन आएगा? डेनियल गोलमैन आएगा। और आपसे पूछा जाए कि बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया, तो बहुबुद्धि सिद्धांत विद्यार्थियों दिया था हावर्ड गार्डनर ने दिया था। इन्होंने जो बुद्धि के टाइप्स बताए थे, बुद्धि के प्रकार बताए थे, पहले 7 बताए, बाद में 8 बताए, फिर संशोधन करके 9 बता दिए थे फाइनल रूप से। अगला प्रश्न देखिएगा, चौथा प्रश्न क्या है? बहुत शानदार तरीके का प्रश्न है ये भी, कि थॉर्नडाइक का सिद्धांत इनमें से किस वर्ग के तहत सूचीबद्ध किया जाता है? थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है वो किसके अंतर्गत सूचीबद्ध किया जाता है? व्यवहारिकता सिद्धांत के अंतर्गत, संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत,
मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अंतर्गत, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा? ए राइट आंसर होगा विद्यार्थी। इसका क्या होगा? ए राइट आंसर होगा। व्यवहारिकता सिद्धांत से संबंधित है। व्यवहारिकता सिद्धांत के अंतर्गत विद्यार्थियों किस किस का आता है आपको पता होगा। थॉर्नडाइक का सिद्धांत व्यवहारिकता सिद्धांत के अंतर्गत आता है। पावलोव का सिद्धांत, स्किनर का सिद्धांत, क्लार्क हल का सिद्धांत, गुथरी का जो सिद्धांत है वो सब व्यवहारिकता सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इस फैक्ट को आप याद रखना। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल, जीवन, दायरा, तलरूप, सदिश व कर्षण किस सिद्धांत से संबंधित है? 4 विकल्प आपके सामने दे रखे हैं। कोहलर के सिद्धांत, गेस्टाल्ट सिद्धांत, या कूट लेविन सिद्धांत, या वॉटसन सिद्धांत। अब बताओ विद्यार्थियों, 5वें का जो राइट आंसर है वो भी क्या जाएगा? सी जाएगा, कूट लेविन सिद्धांत। क्या है? कूट लेविन सिद्धांत। कूट लेविन ने विद्यार्थियों संप्रत्य दिया था क्षेत्र या जीवन, दायरा, तल्परूप या सदिश या कर्षण, इनके द्वारा ही दिया गया था। अगला प्रश्न है 6 नंबर का। प्रश्न क्या है कि अधिगम के कौन से सिद्धांत में अध्यापक सुविधा में प्रदाता की भूमिका निभाता है? मतलब किसके अंतर्गत अध्यापक एक सुविधा प्रदाता की भूमिका निभाता है? 4 विकल्प दे रखे। व्यवहारवादी सिद्धांत के अंतर्गत, निर्मितवादी सिद्धांत के अंतर्गत, या फिर संज्ञानवादी सिद्धांत के अंतर्गत, या मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अंतर्गत। तो अपना जो 6 नंबर क्वेश्चन है इसका राइट आंसर चला जाएगा बी। इसको विद्यार्थी निर्मितवादी सिद्धांत को ही हम संरचनावादी सिद्धांत भी कहते हैं। इसमें ज्ञान का निर्माण होता है। निर्मितवाद संज्ञात्मक क्षेत्र से उत्पत्ति हुई है इसकी, निर्मितवाद से संबंधित होता है ये। और अगर आपसे पूछा जाए कि संज्ञानात्मक क्षेत्र, आधुनिक संज्ञानात्मक क्षेत्र से कौन संबंधित है, तो जेरोम बुर्नर। कौन है? जेरोम बुर्नर है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है कि निर्मितवाद के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन को बताना है। 4 कथन दे रखे हैं आपके सामने का अधिगम करता ज्ञान का सर्जन स्वयं करता है। बी में दे रखा है ज्ञान के हस्तांतरण का उत्तरदायित्व शिक्षक का है। और सी में दे रखा है अधिगम करता स्वयं के अधिगम में सक्रिय एवं उत्तरदायी होता है। डी में दे रखा है विद्यार्थियों नवीन ज्ञान का सर्जन पूर्व ज्ञान के आधार पर हो सकता है। तो इसमें कौन सा कथन गलत है? गलत कथन बताना आपको। तो इसमें जो बी है विद्यार्थियों राइट आंसर जाएगा इसका, क्योंकि ज्ञान के हस्तांतरण का उत्तरदायित्व शिक्षक का है, ये गलत है। क्योंकि अधिगम करता ज्ञान का सर्जन स्वयं कर सकता है, बिल्कुल सही है। तो और अधिगम करता स्वयं के अधिगम में सक्रिय एवं उत्तरदायी होता है, बिल्कुल सही है। और नवीन ज्ञान का सर्जन पूर्व ज्ञान के आधार पर होता है, बिल्कुल सही है। तो इसमें बी जो विकल्प है वो गलत जाएगा ना। अगला प्रश्न देखिएगा, 8वें नंबर का प्रश्न क्या है? बहुत शानदार तरीके का प्रश्न है कि निर्मितवाद के अनेक प्रकार है। निर्मितवाद के अनेक प्रकार है, कौन सा प्रकार ये बताता है कि ज्ञान व्यक्तिगत रूप से निर्मित होता है तथा समान रूप से वैध है विद्यार्थियों। तो बताओ इसमें कौन सा राइट आंसर जाएगा? संज्ञानात्मक निर्मितवाद, सामाजिक निर्मितवाद, त्रिज्यीय निर्मितवाद, या उपर्युक्त सभी। तो क्या राइट आंसर चला जाएगा? त्रिज्यीय निर्मितवाद चला जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि संज्ञानात्मक निर्मितवाद किसने दिया, तो ये दिया था विद्यार्थियों जीन पियाजे ने। किसने दिया था? जीन पियाजे ने दिया था। और सामाजिक निर्मितवाद किसने दिया? तो ये वाइगोत्स्की ने। किसका नाम याद रखना आपको? वाइगोत्स्की का नाम याद रखना है। और त्रिज्यीय निर्मितवाद किसने दिया है? तो जेरोम बुर्नर का नाम याद रखना। किसका? जेरोम बुर्नर का नाम याद रखना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से निर्मितवाद उपागम का तत्व नहीं है? कौन सा नहीं है? 4 विकल्प दे रखे हैं। ये थोड़ा इसको देखो, अध्यापकों के प्रस्तुतिकरण हेतु विषय वस्तु का स्पष्ट संगठन, या चुनौतीपूर्ण अधिगम वातावरण तथा सुनिश्चित लक्ष्य, और सी में दे रखा है विद्यार्थी केंद्रित अनुदेशन, और डी में दे रखा है सामाजिक समझौता तथा साझी जिम्मेदारी। तो इसमें पहला जो राइट आंसर चला जाएगा ये विद्यार्थी इसके अंतर्गत नहीं आता। अध्यापकों के प्रस्तुतिकरण हेतु विषय वस्तु का स्पष्ट संगठन ये नहीं होगा। अगला प्रश्न क्या है, इसको देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? सही नहीं है, प्रश्न को ढंग से पढ़िएगा। वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं, वे हमेशा सफल होते हैं, उन्हें कार्य करने में आनंद आता है। तो बताओ विद्यार्थियों इसका जो राइट आंसर है वो क्या जाएगा? 10वें नंबर का। तो सी राइट आंसर जाएगा, ये हमेशा सफल होते हैं। ऐसा कोई जरूर नहीं है कि जो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं विद्यार्थी वो हमेशा सफल ही हो। बाकी देखो वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित, ये राइट है, ये भी सही है। चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं, उन्हें कार्य करने में आनंद आता है, ये भी सही है। लेकिन ये हमेशा सफल हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो इसलिए अपना राइट आंसर क्या जाएगा इसका? 10वें नंबर का सी चला जाएगा।
अगला प्रश्न देखिएगा विद्यार्थियों, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न ये है कि अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? 4 दे रखे हैं। अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थियों में भीतर प्रेरणा ही सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो। और बी में दे रखा है अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी बाहरी रूप से प्रेरित हो, बाहरी कारणों से प्रेरित हो। और सी में दे रखा है अधिगम में प्रेरणा की कोई भूमिका नहीं होती है। डी में दे रखा है अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी बाहरी पुरस्कारों का उपयोग करने से प्रेरित हो। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या जाएगा? तो इसका राइट आंसर जाएगा ए, यानी कि अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थियों में भीतरी प्रेरणा सीखने की अंतर इच्छा होती है। तो अगला प्रश्न देखिएगा, 12वें नंबर का प्रश्न क्या है कि कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। वरदान विद्यार्थी 2 प्रकार से मोटिवेट होते हैं, इंटरनल मोटिवेट और एक्सटर्नल, आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से। तो यहाँ भीतरी रूप से बात की जा रही है और 4 विकल्प आपके सामने दे रखे हैं। तुम उसके जैसा क्यों नहीं हो सकते? देखो उसने इसे एकदम ठीक कर दिया, ये कहना चाहिए। बी में दे रखा है काम जल्दी पूरा करो, तुम्हें एक टॉफी मिलेगी। सी में दे रखा है इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। और डी में दे रखा है चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो। तो एक शिक्षिका को ये काम करना चाहिए, इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे विद्यार्थियों। ये राइट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है कि मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है? 4 विकल्प दे रखा है, वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित हो। बी में दे रखा है उसे अपने विषय का गहन ज्ञान हो। सी में दे रखा है वह अत्यधिक संवेदनशील हो। डी में दे रखा है वह सख्त अनुशासन पसंद करता हो। तो राइट आंसर क्या जाएगा? वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित हो। ये राइट आंसर इसका चला जाएगा 13वें का। 14 नंबर का प्रश्न है कि जो बालक स्कूल के जीवन के मध्य में अपनी आयु स्तर की कक्षा से एक नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ होते हैं, उनको आप क्या कहोगे? पिछड़ा बालक, मानसिक रूप से मंद बालक, या समस्यात्मक बालक, या अधिगम निर्योग्य बालक? बताओ ऐसे बालकों को क्या बोलेंगे विद्यार्थी? हम इनको बोलेंगे पिछड़ा बालक, या शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा बोल सकते हैं। और मानसिक रूप से जो मंद बालक होते हैं विद्यार्थी, उनको तो मंद बुद्धि कहते हैं, उनको तो क्या कहते हैं? मंद बुद्धि कहते हैं। और जो समस्यात्मक बालक होते हैं, तो जैसे अपराधी टाइप के जो बालक होते हैं, उनको समस्यात्मक बालक कहते हैं। और समस्यात्मक बालक बनने में विद्यार्थियों महत्वपूर्ण भूमिका होती है परिवार की। किसकी होती है? परिवार की होती है। आगे देखिएगा, बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण क्या होता है? 4 विकल्प दे रखे हैं, परिवार का वातावरण, अनुशासनहीनता, आर्थिक अभाव और दोषपूर्ण पाठ्यक्रम। देखिए अभी इससे पहले मैंने जस्ट बोला था आपसे, मेरे से वैसे निकल गया था, वो समस्यात्मक बालक जो अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं उनको बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसके पीछे कारण क्या है, मुख्य कारण क्या है? वैसे तो होने को तो ये सारे कारण इसके पीछे हो सकते हैं। परिवार का वातावरण हो सकता है, अनुशासनहीनता वाला हो सकता है, या फिर हम कह सकते हैं आर्थिक अभाव की वजह से, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम की वजह से हो सकता है। लेकिन इसमें मुख्य कारण पूछा गया है, तो मुख्य कारण विद्यार्थी परिवार को माना गया है। किसको माना गया है? परिवार को माना गया है। तो 15वें का राइट आंसर जाएगा ए। क्या जाएगा? ए चला जाएगा विद्यार्थियों। अगला प्रश्न देखिएगा, चिन्ह भाषा एवं श्रवण दृश्य विधियों का प्रयोग किन बालकों की शिक्षा के लिए उपयोगी होता है? प्रतिभाशाली, मंदित श्रवण वाले, या पिछड़ा बालक, या समस्यात्मक बालक? किसके लिए उपयोगी होता है? तो इसमें राइट आंसर जाएगा बी, मंदित जो श्रवण वाले व्यक्ति है विद्यार्थियों, उनके लिए। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता यानी मंद बुद्धि की विशेषता नहीं है? मंद बुद्धि की विशेषता नहीं है। 4 विकल्प आपके सामने दे रखे हैं कि बुद्धि लब्धि 25 से 17 के मध्य होना, और बी में दे रखा है धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की क्रियाओं को न कर पाना, वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई, और डी दे रखा है अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना। तो अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना इसका राइट आंसर चला जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सी पिछड़े हुए बालकों की विशेषता नहीं है? पिछड़े बालकों की विशेषता नहीं है। 4 विकल्प आपके सामने दे रखे हैं कि अपनी प्रकृति प्रदत्त योग्यताओं से कम स्तर की शैक्षिक उपलब्धि का प्रदर्शन करते हैं, या फिर बी में दे रखा है सामान्य विद्यालय कार्य के साथ गति नहीं रख पाते हैं, सी में दे रखा है अपनी आयु के बालकों से काफी पिछड़ जाते हैं, और डी में दे रखा है कम बुद्धि रखते हैं। तो इसके लिए कौन सा राइट आंसर जाएगा? इसका चल जाएगा कम बुद्धि रखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, 19वें नंबर का प्रश्न क्या है कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान नियमों का समूह है जो व्यक्ति को स्वयं तथा दूसरों के साथ शांति से रहने की योग्यता
योग्य बनाता है, ये किसने कहा था? कुप्पुस्वामी ने, करो एंड करो ने, और एली सेफर ने, या कॉल सैनिक ने? बताओ ये बात किसने बोली थी विद्यार्थियों? तो कॉल सैनिक ने ये बात बोली थी। तो कई बार सीधे सीधे ऐसे फैक्ट भी पूछ लिए जाते हैं। आज का और अंतिम सवाल क्या है इसको देखिएगा। शोधन निम्नलिखित में से क्या है? शोधन निम्नलिखित में से क्या है? 4 विकल्प दे रखे हैं। जब चेतना के व्यवहार अचेतन में प्रतीत होता हो। बी में दे रखा है जब व्यक्ति कलात्मक एवं रचनात्मक कार्यों के प्रति अपनी ऊर्जा को निर्देशित करता हो। और सी में दे रखा है कि जब व्यक्ति तनाव उत्पन्न करने वाले कारणों को नहीं सोचने का प्रयास करता हो। और डी में दे रखा है नोटा। तो राइट आंसर जाएगा विद्यार्थियों अपना इसमें बी चला जाएगा विद्यार्थियों। क्या चला जाएगा? बी चला जाएगा। देखो यहाँ जो शोधन शब्द है ना, इस शोधन की जगह पर आपको मार्गांतीकरण मिल सकता है, शुद्धिकरण मिल सकता है, उदातीकरण मिल सकता है। तो कोई सा भी शब्द इसकी जगह पर आपको देखने को मिल सकता है। शोधन हो, मार्गांतीकरण हो, शुद्धिकरण हो, उदातीकरण हो, बात एक ही है। इस प्रकार विद्यार्थियों आज की जो प्रैक्टिस सेट थी कंप्लीट हो जाती है। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ बहुत शानदार प्रश्नों के साथ। जब तक के लिए थैंक यू।